हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक हैं। तो लास्ट लेक्चर से हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसमें हमने शुरू किया था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था। जब हमने ग्रोथ पढ़ा तो हमने जाना कि नॉन लिविंग भी जो हैं बाहर से उन पे कुछ इकट्ठा होता रहता है तो वो भी ग्रो कर सकते हैं। लिविंग्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है, नॉन लिविंग्स में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होता है। ओके, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं था। वही रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आई एम सॉरी किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है, लेकिन सब लिविंग में भी नहीं पाई जाती। मतलब लिविंग रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन सारे के सारे लिविंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके लिए हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मेन कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आगे ये एनसीईआरटी है बेटा, पूरा एनसीईआरटी को मैंने क्या कहा है, गीता, बाइबल एंड कुरान। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनको साथ में मिलके कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें टूटती हैं तो तब हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब चीज़ें बनती हैं तब हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, उन केमिकल रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी के अंदर भी करवा सकते हैं, पता है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी की कंडीशंस हैं वो कंडीशन हम लैब में भी बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी हम उन रिएक्शन को करवा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब पता है आपको? टेस्ट ट्यूब अगर आपने कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हो या कुछ भी, तो इस तरह से जो है एक देखिए इस तरह से एक ट्यूब रहता है जिसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में भी ये लैब के अंदर जो है हमारी बॉडी के रिएक्शंस जो हैं वो करवाए जा सकते हैं सेम कंडीशंस प्रोवाइड करके। लेकिन तब इन रिएक्शंस को, जब ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है ना, तब इन रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस जो है वो नहीं कहा जाता। मतलब रिएक्शन चाहे लिविंग्स की तरह है, लेकिन टेस्ट ट्यूब तो लिविंग नहीं है ना, इन विट्रो एग्जैक्टली लिविंग तो नहीं है ना। ठीक, बट मेटाबॉलिज्म हमको सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में ही देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो जिंदगी का, लाइफ का, जो जीवित लोग हैं उनका एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने हुए हैं। दीज केमिकल्स, small and big, belonging to various classes, sizes, and function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. तो ये जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, अलग अलग क्लासेस के हैं, अलग अलग इनका साइज है, अलग अलग इन केमिकल्स के जो हैं वो फंक्शंस हैं, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली जो केमिकल्स हैं ये बनते रहते हैं या फिर टूटते रहते हैं। हमेशा किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जो हैं ये केमिकल्स कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जब हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, तो लिविंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो ये कन्वर्जन है एक केमिकल का किसी दूसरे केमिकल में,
कन्वर्ट हो जाना या दो केमिकल्स का मिलके कोई और ही केमिकल बना देना, ये सारी जो रिएक्शंस हैं इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं या केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे कि हमारे शरीर में रिएक्शंस जो हैं उनकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटते रहते हैं। तो हमेशा मॉलिक्यूल्स जो हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता रहेगा और रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली जो हैं वो चलती रहेंगी। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular। तो ये लाइन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हजारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ होती रहती हैं। समझ गए आप? हमारे शरीर के अंदर हजारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं एक साथ, एक इधर हो रहा है दूसरा कहीं और हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये होती रहेंगी, चाहे फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल हो, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स, फंजाई या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, उन सब में ही हमको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is metabolism। समझे आप? तो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको पूरा पूरा मिला दीजिए, उनका सम टोटल कर दीजिए, तो जो भी रिएक्शन हमारे शरीर में हो रही हैं उन सब को साथ में मिलके जो है हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सारे रिएक्शंस को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमको मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है। सो नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। लेकिन सारे के सारे लिविंग्स में जो है वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, हम किसी प्रॉपर्टी की खोज कर रहे हैं जो सिर्फ लिविंग्स में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है मेटाबॉलिज्म, जो सिर्फ लिविंग्स में है और नॉन लिविंग्स में नहीं है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मतलब जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको बॉडी से बाहर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बिना सेल के भी। सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम कोई सेल नहीं है, फिर भी इन रिएक्शंस को बाहर, बॉडी के बाहर करवाया जा सकता है। ओके, इसके लिए क्या करना है? An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or nor non-living। देखिए क्या कहते हैं कि जब हम हमारी बॉडी के बाहर, हम अपनी बॉडी के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में जो है कोई केमिकल्स डाल के रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो रिएक्शन ना तो लिविंग में आती है ना ही वो नॉन लिविंग में आती है। ठीक, हेंस while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। देखिए इन्होंने कहा कि बिना एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है, एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है लिविंग का। लेकिन जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि इन विट्रो में कराई जाती हैं, मतलब लेबोरेटरी में करवाई जाती हैं, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, तो जितनी भी रिएक्शंस जो हैं वो इन विट्रो में कराई जाती हैं, मतलब लेबोरेटरी में ह्यूमंस की तरह जो है वो पूरा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। लिविंग सिस्टम में जो टेम्परेचर रहता है, जो पीएच रहता है, वही टेम्परेचर, पीएच एंड वही कंडीशंस जो हैं जब हम क्रिएट कर देते हैं लैब में और वहाँ पे
हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो मतलब इन विट्रो रिएक्शंस जो हैं वो करवाई जा रही हैं। तो क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है बिना एक्सेप्शन के एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में तो कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन लिविंग में पाया जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी एक बात आती है कि जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन कोई लिविंग थिंग वहाँ नहीं है। अब देखिए, मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं तो क्लियरली मैं समझती हूँ कि मेरा जो बॉडी है वो लिविंग है, उसके अंदर लिविंग रिएक्शंस चल रही हैं, है ना। अगर वही कंडीशन दे के हम उन रिएक्शंस को अपनी बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में करवाना चाहते हैं, तो लेबोरेटरी में कोई लिविंग चीज़ तो नहीं हो जाएगी ना, बस लिविंग रिएक्शंस हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए ये भी पूरी तरह से डिफाइनिंग नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। जब तक हम लास्ट में पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको डिफाइनिंग फीचर को टिक करना है, किस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आपको उस पर क्या आंसर करना है, ओके। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देखिए, एक तो इन्होंने बोला कि जो मेटाबॉलिज्म है बिना एक्सेप्शन के वो भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन इन विट्रो में जो रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग रिएक्शंस हैं, वहाँ कोई लिविंग चीज़ नहीं होती है। आगे बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन कैसे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास हमको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, चाहे सेल का, चाहे टिश्यू का, चाहे ऑर्गन सिस्टम का। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी जो है वो मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, किस तरह से कैटाबॉलिज्म होता है, किस तरह से एनाबॉलिज्म होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे एक मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अलग अलग जो है हो गए, टूट गए, देखिए ये टूट गए और इनके टूटने से एनर्जी भी बनी। इन मॉलिक्यूल्स की टूटने से हमको साथ में क्या मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है। तो ये रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है। कैटाबॉलिज्म इज the set of metabolic pathways that break down molecules into smaller units that are either oxidized to release energy or used in other anabolic reactions। देखिए, इसका क्या मतलब है कि कैटाबॉलिज्म में हमको बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। उन रिएक्शन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के टूटने पे जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम बाकी के दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स को बनाने में लगा देते हैं। वहीं पे एनाबॉलिज्म में देखिए, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जो हमारे पास छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और एनर्जी है, वही मिलके फिर से क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल। तो कैटाबॉलिज्म का अपोजिट हमको क्या देखने को मिलता है, एनाबॉलिज्म। Anabolism is the set of metabolic pathways that construct molecules from smaller units. These reactions require energy. These are also known as an endergonic process। देखिए, एनाबॉलिज्म में क्या हुआ कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनमें कोई मॉलिक्यूल टूट जाता है, उन छोटी छोटी यूनिट्स को जब एनर्जी मिलती है तो ये यूनिट्स मिलके एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देती हैं। तो इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और एनाबॉलिज्म के केस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके कोई दूसरा, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स मिलके कोई नया मॉलिक्यूल बना देंगी। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब बनना, ओके। तो किस में एनर्जी रिलीज हुई, कौन सी प्रोसेस में हमको एनर्जी का रिलीज देखने को मिला, तो हमको कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज देखने को मिली। तो जब भी किसी प्रोसेस में एनर्जी बाहर को रिलीज होती है तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस, EXERGONIC। कैसा हो जाएगा वो, एक्सर्गोनिक प्रोसेस।
वहीं अगर कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स को जब एनर्जी मिलती है और एनर्जी का यूज करके जो है कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, तब हम प्रोसेस को एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कैटाबॉलिज्म एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है और जो हमारे पास एनाबॉलिज्म है वो एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी बाहर नहीं रिलीज होगी, इसलिए एक्सर्गोनिक बाहर, और एनाबॉलिज्म में जो है वो एनर्जी यूज होगी। जब एनर्जी यूज होगी तो प्रोसेस हो जाएगा एंडरगोनिक। ठीक है, तो समझ गए आप कि क्या हमारे पास ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नो। क्या मेटाबॉलिज्म है? कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर आता है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग्स का डिफाइनिंग फीचर है। सारे लिविंग्स में हमको सेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं और एक इंडिविजुअल को बनाती है। फाइनल में हमने क्या पढ़ा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शंस चल रही हैं उनको एक साथ हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। जब वो रिएक्शन टूटने वाली हैं तो हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे, जब वो कोई मॉलिक्यूल को बनाने वाली हैं तब हम उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको सबमिट ज़रूर करना है। आपने पिछले लेक्चर्स के बेसिस पे भी ये पूरा आपका जो है होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी के जो फादर हैं अलग अलग ब्रांचेस के, वो कौन है? थर्ड क्वेश्चन, हु गिव द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट? जो आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजी की, नहीं सॉरी स्पीसीज की, वो स्पीसीज की डेफिनेशन जो है वो बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? मैंने आपको नाम लिखवाया है। What are the characteristics of livings? तो लिविंग्स के मेनली आप कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, सिर्फ आपको नाम मेंशन करने हैं। What is a species? ये मैं आपको, इसका तुम्हें आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको खुद करवा दूंगी। What is biodiversity? Define anabolism and catabolism. What is growth? Growth क्या है? Which of the following is defining feature of life forms? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ 20th सेंचुरी? 20वीं शताब्दी में डार्विन की अर्थात उपाधि जो है 20वीं शताब्दी का डार्विन किसको कहा गया था? ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। कुछ कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। आपको इंटरेक्ट करना होगा तो आप मेरा नंबर मांग सकते हैं सर से और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी को 2-3 बार जब जहाँ तक पढ़ी है बार बार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।